टाइम ट्रेवल की जब बात आती है तो हम अक्सर एक सवाल पूछते हैं, क्या हम अतीत में जाकर किसी घटना को बदल सकते हैं? लेकिन प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स एक अलग और ज्यादा डरावनी बात कहता है। ये कहता है कि आप अतीत को बदलने के लिए जो भी करेंगे वही आपके अतीत के होने का कारण बन जाएगा। सोचिए, आपको पता चलता है कि 20 साल पहले आपके सबसे अच्छे दोस्त की मौत एक कार क्रैश में हुई थी। आप टाइम मशीन से अतीत में जाते हैं उसे उस हादसे से बचाने। आप उसी सड़क पर पहुंचते हैं जहां से उसकी कार गुजरने ही वाली है। उसे रोकने के लिए आप अपनी कार की हेडलाइट्स फ्लैश करते हैं, जोर से हॉर्न बजाते हैं, लेकिन वही तेज रोशनी और हॉर्न आपके दोस्त को डिस्ट्रैक्ट करती है और वो सीधा एक ट्रक से जा टकराता है। आप उसे बचाने गए थे, लेकिन आपकी कोशिश ही उसकी मौत का कारण बन गई। यानी कि हमेशा से आप ही उस एक्सीडेंट की वजह थे। टाइम ट्रेवल की दुनिया में इसे प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहते हैं। एक ऐसा भयानक सच जहां आप अतीत को बदलने की जो भी कोशिश करेंगे वो पहले से ही आपके अतीत का हिस्सा होगी। आप उसे बदलेंगे नहीं, बल्कि आपकी वजह से आपका अतीत पूरा होगा। इसी प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर आधारित है ये कहानी, जिसकी शुरुआत होती है सन 1970 न्यूयॉर्क शहर से, जहां एक बड़े से हॉल में लोगों की भीड़ से निकलकर एक अजनबी बेसमेंट में पहुंचा। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस और एक वायलिन बॉक्स जैसी चीज थी। वो बेसमेंट में आया और वहां पहले से मौजूद एक बॉम्ब को डिफ्यूज करने लगा। असल में वो शख्स एक टेम्पोरल एजेंट था जो भविष्य से आया था। भविष्य में एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिन्होंने टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया था। वे अपने एजेंट्स को पास्ट में भेजते थे। मकसद था पास्ट में हुए किसी बड़े हादसे या अपराध को रोकना। उस एजेंट के पास मौजूद वो वायलिन बॉक्स ही टाइम मशीन थी, जिसकी मदद से वो यहाँ 1970 के दौर में आया था। इस दौर में फिजल बॉम्बर नाम का एक कुख्यात आतंकवादी न्यूयॉर्क शहर में अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट्स कर रहा था। आगे चलकर 1975 में उसने एक बड़ा धमाका किया था जिसमें लगभग 11,000 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब टेम्पोरल एजेंट फिजल बॉम्बर के इस मंसूबे को नाकाम करने आ पहुंचा था। ये फिजल बॉम्बर का पहला हमला था। एजेंट का मकसद था बॉम्ब को डिफ्यूज करके फिजल बॉम्बर को खत्म करना। उसकी ब्रीफकेस असल में बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाली एक एडवांस मशीन थी। एजेंट बॉम्ब को उसकी जगह से निकाल ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो सतर्क हो गया और अपनी गन निकाल ली। उसी पल अचानक किसी ने उस पर गोली चलाई। वो फिजल बॉम्बर था। एजेंट उसकी गोली से बाल बाल बचा और जवाबी हमला कर दिया। फिजल बॉम्बर बचकर वहां से भाग गया। बॉम्ब को ब्लास्ट होने में अब केवल 6 सेकंड्स बचे थे। एजेंट ने झट से बॉम्ब निकाली और उसे मशीन में डाला ही था कि तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। एजेंट एक धमाके के साथ दूर जा गिरा। उसका चेहरा आग में बुरी तरह झुलस चुका था। वो अपनी टाइम मशीन के पास जाने की जद्दोजहद करने लगा। तभी कोई वहां आया। एक मददगार की तरह उसने एजेंट को उसकी टाइम मशीन दे दी और एजेंट अपने समय सन 1992 में लौट गया। वो फिजल बॉम्बर को रोकने में नाकाम रहा था। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह झुलस गया था कि डॉक्टर को प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, जिससे एजेंट की शक्ल और आवाज भी पूरी तरह बदल गई थी। एजेंट की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन टेम्पोरल ब्यूरो द्वारा उसे सम्मान पूर्वक मेडल दिया गया। कुछ समय बाद एजेंट पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसे एक नई पहचान, एक नई जिंदगी मिल चुकी थी। अब एजेंट को एक आखिरी मिशन दिया गया। उस मिशन के बाद एजेंट की टाइम मशीन डीकमीशन हो जाती और वो रिटायर होकर अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार सकता था। एजेंट को समय सन 1970 में भेजा गया, एक बार में बारटेंडर बनाकर। इसी दौरान एक शख्स बार में आया। शायद एजेंट को उसी का इंतजार था। उस शख्स की शक्ल बता रही थी कि वो अपनी जिंदगी से परेशान और हारा हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर भी था। एजेंट ने उससे हमदर्दी जताते हुए बातचीत शुरू की। बातों बातों में उस शख्स ने बताया कि वो एक मैगजीन के लिए कहानियां लिखता है, महिलाओं की संघर्ष भरी जिंदगी पर। उसने बताया कि उसका पेन नेम है अनमैरिड मदर। पेन नेम यानी वो नाम जो वो अपने लेखों में इस्तेमाल करता था। इस पर एजेंट ने उत्सुकता दिखाते हुए कहा कि अनमैरिड मदर की स्टोरीज तो उसने भी पढ़ी है, पर उसे नहीं पता था कि अनमैरिड मदर एक आदमी होगा। एजेंट ने पूछा, तुम्हें महिलाओं के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? शख्स ने कहा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग भी है। इस पर एजेंट ने एक शराब की पूरी बोतल उसके सामने रख दी और कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहूंगा। अगर सच में मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो ये पूरी बोतल तुम्हारी। शख्स कुछ पल खामोश रहा, फिर झिझकते हुए बोला, ठीक है तो शुरुआत से बताता हूँ। जब मैं छोटी बच्ची थी। इतना सुनते ही एजेंट चौंक उठा और मुस्कुराता हुआ बोला, क्या तुम पहले? शख्स ने कहा, हाँ सही समझा। पहले मैं एक लड़की थी, बाद में जेंडर चेंज करना पड़ा, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी।
अब उस शख्स ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही 13 सितंबर 1945 की एक सुबह कोई अजनबी उसे एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ गया था। उसी दिन उसे एक नाम मिला, जेन। जेन का पूरा बचपन उसी अनाथ आश्रम में बीता। वो बचपन से ही होशियार थी। उसमें कुछ अलग था, सिर्फ स्मार्ट ही नहीं, निडर भी थी और लड़कियों से ही नहीं, लड़कों से भी ज्यादा टफ थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अंदर से वो टूटती जा रही थी। उसे हमेशा अपने माँ बाप की कमी खलती थी। वो बार बार सोचती, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई थी जो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब भी वो किसी बच्चे को एडॉप्ट होते देखती तो उसकी आंखें भर आती, पर वो ये सोचकर खुद को संभाल लेती कि माँ बाप न सही पर कभी न कभी उसे एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो उसे बहुत प्यार देगा, उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। बचपन ने तो दुख दिए, लेकिन जेन जब बड़ी हुई तो उसे एक मौका मिला, मौका कुछ बड़ा करने का। रॉबर्टसन नाम का एक शख्स जेन से मिलने आया। उसने जेन की बुद्धि और शारीरिक क्षमता को देखते हुए उसे अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए चुन लिया। रॉबर्टसन ने बताया कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्पेस कॉर्प एक स्पेस ट्रेवल मिशन की तैयारी कर रही है, जिसके लिए उन्हें काबिल एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत है। जेन को कुछ कठिन टेस्ट पास करने होंगे और अगर वो पास हो जाती है तो उसे एस्ट्रोनॉट चुन लिया जाएगा। जेन बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। इस ट्रेनिंग में केवल कुंवारी लड़कियों को मौका दिया गया था। जेन सारी लड़कियों में सबसे होशियार और स्ट्रॉन्ग थी और उसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। लेकिन ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव में ही उसका एक लड़की से झगड़ा हो गया। दोनों में खूब मारपीट हुई। जेन ने उस लड़की को नानी याद दिला दी, लेकिन ये झगड़ा जेन को महंगा पड़ा। एग्जामिनर्स ने उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया। जेन ने रॉबर्टसन को समझाया कि झगड़ा उसने शुरू नहीं किया था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। कमेटी अपना फैसला ले चुकी थी। हालांकि रॉबर्टसन जेन की काबिलियत को समझता था, इसलिए उसने जेन को भरोसा दिलाया कि वो कमेटी से बात करेगा और जेन को एक मौका और दिलवाएगा। लेकिन जेन उस मौके का इंतजार करते हुए बैठे नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसके पास न पैसे थे न घर। ट्रेनिंग से बर्खास्त होने के बाद वो एक बार फिर बेसहारा हो चुकी थी। अपना खर्चा चलाने के लिए वो एक घर में सर्वेंट का काम करने लगी। काम के साथ वो खुद को बेहतर बनाने के लिए नाइट क्लासेस भी जाती थी। वो अपने बोलचाल, अंदाज और पर्सनैलिटी पर काम करने लगी ताकि अच्छी नौकरी पा सके। और फिर आई वो रात जिसने जेन की जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ दिया। 3 अप्रैल 1963 की शाम स्कूल से लौटते वक्त जेन एक अजनबी से टकराई। एक शख्स जो वहां खड़ा शायद किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन किस्मत ने उसे जेन की कहानी में लिख दिया। जेन उसे पहली नजर में ही दिल दे बैठी। वो पहला ऐसा इंसान था जिसने जेन के मन की खूबसूरती को देखा। वो जेन से इतने प्यार से पेश आया जैसे पहले कोई नहीं आया था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने एक साथ अच्छे पल गुजारे। लेकिन फिर एक रात जब दोनों पार्क में बैठे प्यार भरी बातें कर रहे थे, तब वो शख्स कुछ देर के लिए उठकर कहीं चला गया और फिर वापस कभी नहीं लौटा। जेन उसके इंतजार में अंदर तक टूट कर रह गई, लेकिन फिर उसने किसी तरह खुद को समझा लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद उसकी किस्मत में इससे अच्छी चीज लिखी है। और फिर एक दिन एक उम्मीद ने जेन के घर दस्तक दी। वो था मिस्टर रॉबर्टसन, जो जेन को एक बार फिर अपनी कंपनी स्पेस कॉर्प ज्वाइन करने का ऑफर देने आया था। जेन बहुत खुश हो गई। रॉबर्टसन ने अब उसे एक हकीकत से रूबरू कराया कि असल में स्पेस कॉर्प कंपनी कुछ खास लोगों को रिक्रूट कर रही है एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए। रॉबर्टसन ने साफ कर दिया कि ये कोई स्पेस ट्रेवल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा काम है जिसमें वे बड़े से बड़े अपराध को होने से पहले ही रोक देते हैं। और इस काम के लिए उन्हें ऐसे खास लोगों की जरूरत है जो इंटेलिजेंट होने के साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से टफ भी हों, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, ना कोई पास्ट, ना माँ बाप, ना पति पत्नी, ना बच्चे, और ना ही भविष्य से उन्हें कोई उम्मीद हो। एक इंसान जो सर्वश्रेष्ठ हो। रॉबर्टसन को ये सारी खूबी जेन में नजर आ गई थी। हालांकि रॉबर्टसन ने सिक्योरिटी रीजन की वजह से जेन को इस जॉब के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया था, लेकिन जेन के लिए ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी थी। उसने खुशी से रॉबर्टसन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, पर बदकिस्मती ने जेन का दामन नहीं छोड़ा था। जल्द ही उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है। उस रात वो शख्स न सिर्फ जेन का दिल तोड़कर उसे छोड़ गया था, बल्कि उसे एक अनमैरिड मदर भी बना गया था। बच्चे के कारण स्पेस कॉर्प में काम करने का अवसर जेन के हाथ से फिसल गया। उस दिन के बाद से जेन ने रॉबर्टसन को दोबारा नहीं देखा। इतना काफी नहीं था कि 9 महीने बाद जब जेन की डिलीवरी हुई तो उसे एक और झटका लगा। हालांकि उसने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि जेन के शरीर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद थे। और हैरानी की बात यह थी
कि उसे इस बारे में कभी पता ही नहीं चला था। डिलीवरी के दौरान उसकी फीमेल एनाटॉमी में गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो गया, जिसके चलते डॉक्टरों को उसका फीमेल ऑर्गन हटाना पड़ा। यानी अब जेन को जिंदगी एक पुरुष के रूप में जीनी थी। इस सच्चाई ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन जब उसने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया तो कुछ पल के लिए वो अपने सब दुख दर्द भूल गई। उसके बाद के कुछ हफ्ते हॉस्पिटल में ही बीते, लेकिन फिर एक रात उसकी दुनिया एक बार फिर उजड़ गई। उसे बताया गया कि कोई उसके बच्चे को चुरा ले गया है। जेन ने हर जगह अपनी बच्ची को ढूंढा, लेकिन वो ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे कभी थी ही नहीं। किस्मत के इन थपेड़ों ने जेन को इस तरह तोड़ दिया था कि उसमें दोबारा उठने की भी हिम्मत नहीं बची। कुछ समय बाद उसकी सर्जरी हुई और वो पूरी तरह एक मेल बन गया। अपनी पहचान बदलकर वो न्यूयॉर्क चला आया और तब से अनमैरिड मदर के नाम से मैगजीन में स्टोरीज लिखकर अपना गुजारा चला रहा था। बारटेंडर यानी कि एजेंट को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने के बाद उसने कहा कि वो आज भी उस एक इंसान से नफरत करता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो इंसान जो उसे प्रेग्नेंट कर छोड़ गया। इस पर एजेंट ने कहा, तुम उस इंसान को मारना चाहते हो? मैंने सही कहा ना जॉन? ये सुनकर वो शख्स सन्न रह गया, क्योंकि मेल बनने के बाद उसने अपना नाम जेन से जॉन कर लिया था। लेकिन ये बात उसने एजेंट को नहीं बताई थी। जॉन ने पूछा, तुम्हें मेरा ये नया नाम कैसे पता? एजेंट बोला, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ जॉन। ये भी कि तुम्हें जिस अनाथ आश्रम में छोड़ा गया था उसकी केयर टेकर का नाम बेथ था, और मैं उस इंसान को भी जानता हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया। अगर मैं उसे तुम्हारे सामने ले आऊं तो क्या तुम उसे मार दोगे? यही सुनकर जॉन की घबराहट बढ़ चुकी थी। उसने कहा, कैसे जानते हो तुम उसे? क्या तुम कोई पुलिस वाले हो? एजेंट ने जॉन से कहा, वो तुम्हें पता चल जाएगा। बस ये बताओ कि तुम उस शख्स से बदला लेना चाहते हो या नहीं। अगर हाँ तो मेरे पीछे आओ, वरना तुम्हारी कहानी की प्राइस ये शराब एंजॉय करो। जॉन ने एक पल सोचा और फिर एजेंट के पीछे बार के बेसमेंट में चला आया। एजेंट ने जॉन से कहा, मैं तुम्हें उस आदमी को मारने का मौका दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। तुम्हें मिस्टर रॉबर्टसन की सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करनी होगी। जॉन ने हैरानी से पूछा, क्या तुम मिस्टर रॉबर्टसन को जानते हो? एजेंट ने कहा, सिर्फ जानता ही नहीं, मैं उनके लिए ही काम करता हूँ। जॉन ने पूछा, क्या करती है रॉबर्टसन की सीक्रेट सोसाइटी? एजेंट ने बताया कि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन टेम्पोरल ब्यूरो के लिए काम करता है और रॉबर्टसन उसका बॉस है। वे लोग टाइम मशीन से समय में पीछे जाकर बड़ी तबाही को रोकते हैं। ये सुनकर जॉन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो समझने लगा कि एजेंट उसे बेवकूफ बना रहा है, पर तभी एजेंट ने बंदूक निकाल ली। जॉन घबरा गया। वो समझ गया एजेंट उसका काम तमाम करने वाला है, लेकिन तभी एजेंट तेजी से उसके पास आया और टाइम मशीन से उसे पास्ट में 3 अप्रैल 1963 के समय में ले आया। जॉन सकपका गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या सपना। तब एजेंट ने उसे सारी बात समझाई और टाइम मशीन के बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद एजेंट ने जॉन से कहा, ठीक है तो वक्त आ गया है, तुम उस स्कूल में जाओगे जहां तुम उस शख्स से टकराए थे, उसे मारोगे और वापस मेरे पास लौट आओगे और फिर तुम हमारे लिए काम करोगे। जॉन राजी हो गया। एजेंट ने उसे उस दौर के कपड़े, कुछ पैसे और एक बंदूक दी, जिसके साथ वो उसी स्कूल में पहुंचा जहां जेन उस अजनबी से टकराने वाली थी। जॉन उस शख्स का इंतजार करने लगा और तभी वो खुद किसी से टकराया। पीछे मुड़कर देखा, सामने जेन खड़ी थी। यही वो पल था जब जेन अपने उस स्ट्रेंजर से टकराई थी, यानी कि वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं, जॉन ही था। जेन अपने ही भविष्य वाले रूप से टकराई थी। जॉन जेन को देखते ही उसमें खो सा गया। वो भूल गया कि यहाँ क्या करने आया था। उन दोनों के दिल मिले, प्यार हुआ और जॉन ने अपने पास्ट वाले रूप यानी कि जेन से संबंध बनाया। दूसरी ओर वो एजेंट जॉन को वहां छोड़ टाइम मशीन से सीधा 1970 में चला आया था। दरअसल एजेंट अपने इस आखिरी मिशन के बाद रिटायर होने वाला था। रिटायर होने से पहले वो फिजल बॉम्बर को पकड़ने की आखिरी कोशिश करना चाहता था। एजेंट उस वक्त उसी हॉल के बेसमेंट में था जहां फिजल बॉम्बर अपना पहला धमाका करने वाला था। एजेंट ने देखा कि फिजल बॉम्बर बॉम्ब फिट कर रहा था। उसने गोली चलाई, लेकिन फिजल बॉम्बर बच निकला। एजेंट और फिजल बॉम्बर के बीच हाथापाई होने लगी। फिजल बॉम्बर ने अपना चेहरा छुपा रखा था, इसलिए एजेंट उसे पहचान नहीं पा रहा था। अंत में फिजल बॉम्बर ने एजेंट को मारकर जख्मी कर दिया और भाग निकला। कुछ ही पलों बाद एजेंट को गोलियों की आवाजें और फिर एक धमाका सुनाई दिया। वो जब भागकर गया तो देखा कि उसका पहले वाला रूप आग में झुलस चुका था। उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था और वो अपने टाइम मशीन तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा था। एजेंट ने उसे उसका टाइम मशीन पकड़ा दिया, जिससे वो जला हुआ एजेंट अपने समय यानी 1992 में लौट गया। अब एजेंट हैरान था। उसे ये सारी घटना जानी पहचानी लग रही थी। उसे समझ आया कि जब वो खुद जला था
तो उसे टाइम मशीन पकड़ाने वाला इंसान भी वो खुद ही था। यानी कि पास्ट में कुछ भी नहीं बदल रहा था, बल्कि एजेंट जो भी कर रहा था वो सब पहले से ही पास्ट का हिस्सा थी। एजेंट ने वहां से बॉम्ब का एक कंपोनेंट उठा लिया और अब समय सन 1964 में चला गया। उसकी फिजल बॉम्बर को रोकने की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही थी। वो एक अस्पताल में आ गया। यहीं उसकी मुलाकात रॉबर्टसन से हुई, जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एजेंट अपने असली मिशन से हटकर फिजल बॉम्बर को पकड़ने की आखिरी कोशिश करने गया था, जो कि इल्लीगल था। रॉबर्टसन ने एजेंट को याद दिलाया कि उनके हर टाइम ट्रेवल के लिए एक पैरामीटर सेट है। उससे ज्यादा बार टाइम ट्रेवल करना उन्हें दिमागी रूप से अपाहिज बना सकता है। लेकिन एजेंट ने रॉबर्टसन को यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे बॉम्ब का वो कंपोनेंट सौंप दिया जो उसने फिजल बॉम्बर वाले घटनास्थल से उठाया था। रॉबर्टसन अपने समय में लौट गया और उसी पल एजेंट सूट और कैप पहनकर हॉस्पिटल के एक वार्ड में आया जहां नवजात बच्चों को रखा जाता था। उसने एक बच्ची को उठा लिया। ये बच्ची कोई और नहीं, जेन की ही बेटी थी। यानी कि वो एजेंट ही था जिसने जेन की बच्ची को चुराया था। एजेंट नन्ही जेन को अपने साथ समय 13 सितंबर सन 1945 में ले आया और एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया। उसी अनाथ आश्रम के बाहर जहां जेन बड़ी हुई थी। मतलब साफ था वो छोटी बच्ची खुद जेन ही थी जो अनाथ आश्रम में बड़ी होती और आगे जाकर अपने ही फ्यूचर सेल्फ यानी जॉन से मिलती और फिर खुद को ही जाम देती। यानी कि जेन अपनी ही बेटी थी और अपनी माँ और पिता भी वो खुद ही थी। ये प्रकृति के खिलाफ था, लेकिन यही एजेंट का आखिरी मिशन था, जेन के भाग्य को उसके अंजाम तक पहुंचाना, एक टाइम लूप यानी चक्र को पूरा करना। पर एजेंट आखिर प्रकृति के खिलाफ जाकर ये काम क्यों कर रहा था, ये एक रहस्य था। एजेंट ने पब्लिक टेलीफोन से उस अनाथ आश्रम में कॉल किया और केयर टेकर बेथ को बताया कि उसके दरवाजे पर एक बच्ची है जिसका नाम है जेन। इसके बाद एजेंट 24 जून सन 1963 के समय में आया, वो समय जहां एजेंट ने जॉन को छोड़ा था। जॉन जेन के साथ एक पार्क में बैठा था। जॉन ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे एजेंट खड़ा था। जॉन ने जेन से कुछ पल के लिए इजाजत मांगी और उठकर एजेंट के पास चला आया। जॉन गुस्से में था कि एजेंट ने उसे धोखा दिया, उसे अपने ही पास्ट की तरफ आकर्षित करवा दिया। इस पर एजेंट ने उसे समझाया कि यही उसकी किस्मत है। अगर वो जॉन को जेन से नहीं मिलवाता, उनके बच्चे को किडनैप करके अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ता, तो जॉन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। उसने जॉन को बताया कि जॉन ने एक गलती की थी अपने पास्ट को बदलने की कोशिश करके, लेकिन पास्ट तो कभी बदला नहीं, पर जॉन की कोशिश ने उसकी जिंदगी एक टाइम लूप में फंसा दी। और अगर जॉन को अपना अस्तित्व बचाना है तो उस टाइम लूप को हमेशा सही क्रम में चलते रहना जरूरी है। एजेंट ने आगे कहा कि अब जॉन को अपने वादे के मुताबिक एक टेम्पोरल एजेंट बनना होगा, इसी वक्त उसके साथ जाना होगा। हालांकि जॉन जेन को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर एजेंट ने उसे समझाया कि अगर जॉन उसके साथ नहीं गया तो उसका टाइम लूप कभी पूरा नहीं होगा और जॉन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जॉन के पास कोई चारा नहीं था। वो जेन को छोड़कर एजेंट के साथ सन 1985 में आ गया टेम्पोरल ब्यूरो में। 1985 एक 0 पॉइंट था जहां से सारा टाइम ट्रेवल शुरू होता था। 22 साल आगे सफर करने की वजह से जॉन को चक्कर आ गया था, जिस वजह से वो कुछ देर बेहोश रहा। इस दौरान एजेंट रॉबर्टसन से मिला। रॉबर्टसन ने एजेंट के काम की सराहना करते हुए उसे एक एनवेलप दिया और बताया कि उसमें एक रिपोर्ट है बॉम्ब के उस कंपोनेंट की जो एजेंट फिजल बॉम्बर के धमाके वाली जगह से उठा लाया था। रॉबर्टसन ने एजेंट से कहा कि ये रिपोर्ट फिजल बॉम्बर तक पहुंचने की अहम कड़ी हो सकती है। हालांकि एजेंट अपना आखिरी मिशन कंप्लीट कर चुका था, इसलिए रॉबर्टसन ने उसे चॉइस दी कि अगर वो चाहे तो अब भी ब्यूरो में रहकर फिजल बॉम्बर को पकड़ने की कोशिश कर सकता है, या फिर अगर वो रिटायर होना चाहता है तो किसी भी समय में जाकर अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार सकता है। एजेंट ने रिटायरमेंट को चुना। उसने एक टेप रिकॉर्डर बेहोश जॉन के पास रख दी, जिसमें एजेंट के लिए कुछ हकीकत और उसके आगे के मिशन के लिए कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड किए थे। इसके बाद एजेंट टाइम मशीन से सन 1975 में आ गया। ये वही दौर था जब फिजल बॉम्बर न्यूयॉर्क शहर में दहशत फैला रहा था, पर एजेंट को अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ आराम से यहाँ गुजारना चाहता था। इस समय में आते ही उसने अपनी टाइम मशीन को डीकमीशन कर दिया और सुकून से शराब पीने लगा। पर तभी उसने देखा उसकी टाइम मशीन में एरर आ गया था, यानी कि टाइम मशीन डीकमीशन हुई ही नहीं थी। तभी उसे ध्यान आया उस एनवेलप का जो उसे रॉबर्टसन ने दिया था। उसने एनवेलप खोलकर देखा, उसमें बॉम्ब का वो कंपोनेंट था और उस शॉप का बिल भी था जहां से फिजल बॉम्बर ने वो कंपोनेंट खरीदा था। वहीं नीचे रॉबर्टसन ने एजेंट के लिए एक मैसेज छोड़ा था
इस बिल के जरिए तुम फिजल बॉम्बर को ढूंढ सकते हो। एजेंट एक बार फिर फिजल बॉम्बर की तहकीकात में लग गया। दूसरी ओर अब जॉन एजेंट बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। रॉबर्टसन ने उसे एक टाइम मशीन सौंप दी और उसे उसका पहला मिशन दिया, मिशन फिजल बॉम्बर को रोकने का। जॉन एक ब्रीफकेस और टाइम मशीन लेकर न्यूयॉर्क शहर समय सन 1970 में आया, उसी पब्लिक से भरे हॉल के बेसमेंट में जहां शुरुआत में वो एजेंट आया था। ये अजीब था, सब कुछ पहले की तरह ही हो रहा था। जॉन बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। जॉन ने सामना किया और फिर समय खत्म होने से पहले बॉम्ब को ब्रीफकेस में डालने ही वाला था कि तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और जॉन का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। अपना टाइम मशीन उठाने के लिए वो जद्दोजहद करने लगा। उसी पल एजेंट वहां आया और उसकी मदद की। मतलब साफ था, जॉन और वो एजेंट एक ही इंसान थे। आगे वही सब हुआ। जॉन की प्लास्टिक सर्जरी हुई और उसे एक नया चेहरा मिला, एक जाना पहचाना चेहरा। उसने वो टेप रिकॉर्डर भी सुना जो फ्यूचर वाला जॉन यानी कि एजेंट उसके लिए छोड़ गया था। उसमें एजेंट ने उसे सारी इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब उसने पहली बार टाइम ट्रेवल किया था तो उसने एक गलती कर दी थी। गलती पास्ट में जाकर उस स्ट्रेंजर को मारने की कोशिश करने की जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसे प्रेग्नेंट किया और छोड़कर चला गया। लेकिन पास्ट में आकर उसे पता चला कि उसका गुनहगार वो स्ट्रेंजर तो वो खुद ही था। वो एक टाइम लूप में फंस चुका था जिसका कोई और छोर नहीं था। रॉबर्टसन को इस टाइम लूप की सारी जानकारी थी, इसलिए वो एजेंट को निर्देश देकर इस टाइम लूप को सही क्रम में चलने में मदद कर रहा था, क्योंकि अगर एजेंट इस टाइम लूप को ब्रेक करने की कोशिश करता तो वो टाइम लूप की और गहराई में फंसता चला जाता। इस टाइम लूप से निकलने की हर कोशिश एजेंट के लिए एक नया लूप क्रिएट कर देती। इसके साथ ही रॉबर्टसन एजेंट को फिजल बॉम्बर तक पहुंचाने में भी लगा था। उधर दूसरी ओर एजेंट ने रॉबर्टसन के भेजे बिल से फिजल बॉम्बर का पता ढूंढ निकाला था। वो एक लॉन्ड्री शॉप में पहुंचा जहां उसे फिजल बॉम्बर बैठा हुआ नजर आया। एजेंट ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन उसने जब फिजल बॉम्बर का चेहरा देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। फिजल बॉम्बर कोई और नहीं, एजेंट का ही बूढ़ा रूप ओल्डर एजेंट था। यानी कि एजेंट खुद ही फ्यूचर से पास्ट में आकर शहर में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था। लेकिन सवाल था क्यों? दरअसल रॉबर्टसन ने एजेंट को कई बार चेतावनी दी थी कि तय पैरामीटर से ज्यादा बार टाइम ट्रेवल करने से उसका दिमाग हिल सकता है, वो पागल हो सकता है। पर एजेंट ने रॉबर्टसन की बात को हल्के में लिया। रिटायरमेंट के बाद उसकी टाइम मशीन डीकमीशन नहीं हुई थी, उसमें एरर आ गया था। पर एजेंट ने रॉबर्टसन को इसकी रिपोर्ट नहीं की थी, यानी कि वो आगे भी बहुत बार टाइम ट्रेवल करता रहा था, जिस वजह से उसका दिमागी संतुलन हिल गया, वो पागल हो गया। आगे चलकर उसे लगा कि वो फिजल बॉम्बर को तो नहीं रोक पाया, पर फिजल बॉम्बर ने जहां जहां बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, अगर वो उससे पहले वहां धमाके कर दे तो लोग भाग जाएंगे और फिजल बॉम्बर के धमाके से बच जाएंगे। लेकिन वो सन की ओल्डर एजेंट ये जरा भी नहीं सोच पा रहा था कि असल में उसी के धमाके से हजारों जाने जा रही थी। वो खुद फिजल बॉम्बर बन चुका था। एजेंट ने ओल्डर एजेंट से सवाल किया कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इस पर ओल्डर एजेंट ने कहा कि वो तो बॉम्ब ब्लास्ट करके लोगों को बचा रहा है और आगे वो एक और बड़ा धमाका करने वाला है। लेकिन एजेंट बहुत ज्यादा निराश हो गया। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि जिस फिजल बॉम्बर से वो नफरत करता था, वो फिजल बॉम्बर वो खुद ही है। उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए वो फिजल बॉम्बर नहीं बनेगा। उसने ओल्डर एजेंट को गोली से उड़ा दिया। लेकिन अब क्या फिजल बॉम्बर का हमेशा के लिए अंत हो चुका था? क्या एजेंट फ्यूचर में खुद को फिजल बॉम्बर बनने से रोक पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि टाइम मशीन अभी एजेंट के पास ही थी जो डीकमीशन नहीं हुई थी और एजेंट ने रॉबर्टसन को इसकी रिपोर्ट नहीं की थी। वो किसी भी हाल में फिजल बॉम्बर नहीं बनना चाहता था। फ्यूचर में खुद को फिजल बॉम्बर बनने से रोकने के लिए वो बार बार फ्यूचर में जाता रहा। उसे जरा भी खबर नहीं हुई कि टाइम ट्रेवल की वजह से कब उसका दिमाग हिल गया, वो पागल हो गया और बन गया फिजल बॉम्बर। जॉन तो इस टाइम लूप से कभी बाहर नहीं आ पाया। पर यह कहानी यहीं खत्म हुई। धन्यवाद दोस्तों। आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।